students, we are going to attend the economic class. In the last video, we have started the chapter number 9 of part A, macroeconomic. Name of the chapter is problem of deficient demand and excess of demand. Recap of the last video of this chapter that we have started, chapter number 9. That first topic you have done the full employment equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चे, जब एटी किसके बराबर होती है, एएस के। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होती है, जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आ जाते हैं, जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होती हैं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं, जब डिमांड क्या हो जाती है ज़्यादा। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जो बंदा जिसको काम मिल रहा है बट फिर भी वो काम नहीं कर रहा क्योंकि उसको एग्जिस्टिंग वेज रेट पसंद नहीं है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, काम करना चाहता पर उसको काम नहीं मिलता। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स जब डिमांड ऑफ द लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ द लेबर, मतलब जो लेबर है वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना पसंद कर रही है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जब जो लेबर्स होते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट में बार बार अपनी जॉब को चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किस करके आती है, या तो चेंज इन द डिमांड या तो चेंज इन द टेक्नोलॉजी के करके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेफिशिएंट ऑफ डिमांड। डेफिशिएंट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, सप्लाई क्या और एएस क्या होती है ज़्यादा, एडी से कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फिर आपने उसके कॉजेज करे, देन उसका इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज। हमेशा डेफिशिएंट ऑफ डिमांड के करके क्या आती है, डिफ्लेशनरी गैप। जो गैप होता है डेफिशिएंट का, उसका नाम क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस, और लास्ट टॉपिक यू हैव डन दैट इज एक्सेस ऑफ डिमांड। एक्सेस ऑफ डिमांड कब आती है, जब एडी इज मोर देन एएस। फिर उसके आपने कॉजेज करे, देन इम्पैक्ट, एंड देन उसके क्या, फिर उसके जो एक्सेस ऑफ डिमांड के करके जो गैप आता है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है, राइज इन द प्राइस। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्फ्लेशनरी गैप किस करके आता है, एक्सेस ऑफ डिमांड। Topic covered in this video that we are going to cover. After covering this topic, our chapter is going to be finished. This is the last topic of this chapter, that is measures to correct the deficient and excessive demand. How we can correct the deficient and excessive demand in an economy through fiscal policy and through monetary policy. Then you are going to do the numericals formulas and then numericals of the ED chapter. Now student, I am going to start my first topic, that is measures to correct the deficient and excess of demand. So I am going to start our first topic, that is measures to correct the deficient of demand and excess of demand. Student, you know that what do you mean by deficient of demand and excess of demand? Deficient of demand कब आती है, जब सप्लाई क्या होती है ज़्यादा एडी से। excess of demand कब आती है, जब एडी ज़्यादा होता है कहाँ से, एएस से। इस दोनों इकॉनमी में, इन दोनों सिचुएशन को इकॉनमी में गवर्नमेंट और बैंक कैसे सही करती है, थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड monetary policy. Now we are going to start our first topic in the simple language, but fiscal policy का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी, इट इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। एंड मॉनेटरी पॉलिसी यह कौन करता है, बैंक करता है। ये मतलब फिस्कल पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसीज आर अंडरटेकन बाय द बैंक्स। Now we are going to start the monetary policy first. Monetary policy का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पॉलिसी, इट रेफर्स टू द पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी है जो करेक्ट करता है इकॉनमी में एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। कैसे करेक्ट करता है, बाय रेगुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। रेगुलेटिंग का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करता है, और मार्केट में क्रेडिट को अवेलेबल करता है, मार्केट में क्रेडिट को अवेलेबल करता है। क्या करता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, इट रेफर्स टू दैट पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी है जो बैंक्स करते हैं ताकि इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही कर सकें। कैसे करेंगे, या तो रेगुलेट करेंगे क्रेडिट को और अवेलेबल करेंगे क्रेडिट को, ताकि इकॉनमी में सारा काम चलता रहे।
दैट इज कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फिजिकल पॉलिसी से, ताकि जिससे सरकार एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को सही करती है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, सरकार का खर्चा। इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ये मेन एंड प्रिंसिपल भी है किसका, फिजिकल पॉलिसी का। सरकार 4 तरह के 4 टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स, एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, expenditure on the defense, expenditure on the various subsidies to the producer. These all type of the expenditures the government is going to do in the economy. These all are the main part of component of fiscal policy also. Now we are going to do the next part of this point is that if there is excess of demand in the economy में क्या हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी तो इकॉनमी में से विड्रॉल हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से खर्चा क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा, पैसा क्या हो जाएगा इकॉनमी, लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होने से इकॉनमी में क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी कैश फ्लो क्या हो जाएगा, सोक हो जाएगा, और इकॉनमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सही। इकॉनमी ने गवर्नमेंट ने अपना खर्चा क्यों किया, कम किया। गवर्नमेंट ने अपना खर्चा क्यों कम किया, ताकि वो क्यों कम करना चाहती है, क्योंकि इकॉनमी में वो एक्सेस ऑफ डिमांड को सही करना चाहती है। अगर सरकार खर्चा कम करेगी तो विड्रॉल हो जाएगा, विड्रॉल होने से क्या होगा, इकॉनमी में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, सोक हो जाएगी। अगला नेक्स्ट एंड डेफिशिएंट ऑफ डिमांड। डेफिशिएंट ऑफ डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा ज़्यादा करेगी, जिसमें जितना भी वो खर्चा करेगी वो इंजेक्शन की तरह काम करेगी, किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जिससे क्या होगा, इकॉनमी में लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, पैसा इकॉनमी में आ जाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सो स्टूडेंट, इन एक्सेस ऑफ डिमांड गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चों को कम करेगी, और डेफिशिएंट ऑफ डिमांड में सरकार अपने खर्चों को क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नो अबाउट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन द प्राइस। इकॉनमी में राइज इन द प्राइस कब आती है, जब डिमांड क्या होती है, ज़्यादा, और सप्लाई क्या होती है, कम। डिफ्लेशन में कब आती है, जब सप्लाई, डिफ्लेशन कब आती है, जब सप्लाई क्या होती है, ज़्यादा, डिमांड क्या होती है, कम, प्रोड्यूसर का सारा सामान पड़ा रह गया, इस करके इकॉनमी में क्या हो गया है, डिफ्लेशन आ गई है। सो इन दोनों सिचुएशन को सही करने के लिए या तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन आएगी, या तो इकॉनमी में क्या आएगी, डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन आई तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या कर देगी, कम कर देगी। डिफ्लेशन में सरकार अपने खर्चों को ज़्यादा कर देगी। सरकार ने इधर खर्चा क्यों कम किया, ताकि वो डिमांड को कम कर सके, और इधर खर्चों को क्यों बढ़ाया, ताकि वो डिमांड को क्रिएट कर सके और इकॉनमी में लिक्विडिटी रिलीज कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेस। टैक्सेस, अगर हमारा सेकंड पॉइंट क्या कंपोनेंट का टैक्सेस। टैक्सेस क्या होती है, कंपल्सरी पेमेंट होती है, जो हर एक हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर को, हर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को देता है। कौन देता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, और एक कंपल्सरी पेमेंट हर एक बंदे को देनी ही देनी है। नेक्स्ट, और ये सरकार की इनकम भी है। सरकार की इनकम आती कहाँ से है, टैक्सेस से। सरकार अपना जितना भी रेवेन्यू अर्न करता है वो टैक्सेस से करता है। अब इकॉनमी में या तो एक्सेस ऑफ डिमांड आती है या तो डेफिसिट ऑफ डिमांड आती है। अगर एक्सेस ऑफ डिमांड आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्सेस को क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। क्या करेगी, अपने टैक्सेस को क्या करेगी, इंक्रीज़। जब टैक्सेस को इंक्रीज़ करेगी तो उसका असर आपके डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर पड़ेगा। आपके पास कम इनकम बचेगी तो नेचुरली आप डिमांड भी क्या करोगे, कम। इसका मतलब एक्सेस ऑफ डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्सेस को क्या करेगी, बढ़ा देगी। इन द डेफिसिट ऑफ डिमांड टैक्सेस को कम कर देगी। जितने टैक्सेस कम होंगे उतनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी, जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतनी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा, उतनी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। So in the excess of demand, government will increase the taxes. In the deficit of demand, government will decrease the taxes to control the demand in the economy. Now next is public borrowing and public debt. The public debt means loan. अब now the government क्या करेगी, बोरो करेगी। कहाँ से बोरो करेगी, पब्लिक से। जब वो पब्लिक से बोरो करेगी तो वो क्या क्रिएट करेगी, पब्लिक डेप्ट। क्या क्रिएट करेगी, पब्लिक डेप्ट। अगर इकॉनमी में डेफिसिट ऑफ डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कम बोरो करेगी पब्लिक से। सरकार ने कम बोरो क्यों किया,
क्यों कम किया? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इस करके गवर्नमेंट ने पैसा बोरो कम किया है। और एक्सेस ऑफ डिमांड में क्या होगा? गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेगी और लोगों को अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करेगी, जिससे कि आगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार को देंगे। अब जब इन डेफिसिट ऑफ डिमांड में सरकार बोरो कम करेगी तो क्या होगा? कैश बैलेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा लोगों के पास और एक्सपेंडिचर भी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अपने आप डेफिसिट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अपने आप डेफिसिट की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नाउ इन द एक्सेस ऑफ डिमांड, जब वो अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट लोगों को लोन देगी तो लोगों के पास पैसा कम बचाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम बचेगा तो लोगों के पास पैसा क्यों कम बचा? जब आप किसी को पैसा लोन देते तो आपके पास कम इनकम बच जाएगी। आप इसके जब कम इनकम बचेगी तो खर्चा भी कम करोगे। जब खर्चा कम करोगे तो एक्सेस ऑफ डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेस ऑफ डिमांड में सरकार ने लोगों से बोरो ज़्यादा करके इकॉनमी से जो लिक्विडिटी है, कैश को सोक कर लिया और डेफिसिट ऑफ डिमांड में कम बोरो करके जो इकॉनमी में जो लिक्विडिटी है उसको वैसा मतलब इंक्रीज कर दिया। So in the deficit of demand, government will borrow, will reduce its borrowing. In the excess of demand, the government will increase its borrowing. Our last point of this topic is borrowing from the RBI. RBI means Reserve Bank of India. Now the government will borrow the money from the RBI. अब सरकार का गवर्नमेंट कहाँ से बोरो करेगी? RBI से। गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर सकती है? RBI से। ना जब गवर्नमेंट RBI से बोरो करेगी तो वो क्यों करेगी बोरो, या वो क्यों करेगी बोरो करेगी? वो डिफ्लेशनरी गैप को फाइट करना चाहती है या वो इन्फ्लेशनरी गैप को फाइट करना चाहती है? अगर वो डिफ्लेशनरी गैप को फाइट करना चाहती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो करेगी RBI से। अगर वो इन्फ्लेशनरी गैप को दूर करना चाहती है तो वो क्या करेगी? रिड्यूस कर देगी बोरिंग फ्रॉम द RBI। ये मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा है। अब डिफ्लेशनरी गैप है। अब इन द डिफ्लेशनरी गैप मीन्स डेफिशिएंट ऑफ डिमांड। जब डेफिशिएंट ऑफ डिमांड है, हायर बोरिंग रिलीज अ ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकॉनमी एज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप। जितना ज़्यादा बोरो करेगी उतना ज़्यादा कैश फ्लो क्या होगा? इकॉनमी में ज़्यादा होगा। जितना कैश फ्लो ज़्यादा होगा उतनी जल्दी हम डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड को सही करेंगे। और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट कम बोरो करेगी तो उतना ज़्यादा लिक्विडिटी क्या होगा? कम होगा। तो हम डेफिशिएंट एक्सेस ऑफ डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप को सही करेंगे। इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है? दोनों डिफ्लेशनरी गैप में ज़्यादा बोरो करेगी और इन्फ्लेशनरी गैप में कम बोरो करेगी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। Which topic? Fiscal policy, component of fiscal policy. Component of fiscal policy की आपने 4 पॉइंट किए, 4 मेन पॉइंट किए। फर्स्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर, देन टैक्सेस, पब्लिक बोरिंग एंड बोरिंग फ्रॉम द RBI. Now fiscal policy components finished. Now we are going to start from the monetary policy. Now monetary policy. Monetary policies are undertaken by the bank to correct excess of demand and deficit of demand by regulating availability of the credit. So student, the component of monetary policy I am not going to do in this video. We are going to do that with the banking when I am going to do the banking chapter, because without banking chapter monetary policy you can't understand. So this topic I am going to do when I am going to do the banking chapter. तो जो monetary policy के components हैं banking chapter के साथ ही करेंगे, क्योंकि without banking chapter आप monetary policies के point को easily समझ नहीं पाओगे। Now children, we are going to do the formulas of the AD. Now first formula is multiplier. Multiplier stand for K. What is the formula of multiplier? Delta Y upon delta I, या 1 upon 1 minus MPC, या 1 upon MPS। आप तीनों से आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ना AD इज इक्वल टू C प्लस आई। C स्टैंड फॉर कंजप्शन, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, Y अगला कौन सा Y, और AS इज इक्वल टू C प्लस आई। C मीन्स कंजप्शन, S मीन्स सेविंग। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब AD इज इक्वल टू AS होता है या S इज इक्वल टू I आता है। ये और से अगला कौन सा है? C मीन्स कंजप्शन। कंजप्शन का फॉर्मूला क्या है? C डैश प्लस BY। S का फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू माइनस C डैश प्लस Y ब्रैकेट में 1 माइनस
P. Now we are going to do the numericals. Now students, we are going to do the numerical. The first numerical is we have to find the value of k. किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मल्टीप्लाई की। आपको MPC की वैल्यू दी हुई है। आपने MPC की वैल्यू पहले आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला k = 1/1 - MPC। इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और नेक्स्ट इज MPS। MPS कितनी दी हुई है? 0.4। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ k? k = 1/MPS। आपने इसमें वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड न्यूमेरिकल इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा आई। नेशनल इनकम इंक्रीज कितनी हुई है? 500 करोड़, मतलब डेल्टा वाई। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? MPC की। किसकी वैल्यू निकालनी है? MPC की। आपको डेल्टा वाई की वैल्यू पता है, डेल्टा आई की वैल्यू पता है। आपने इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। k = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपका k कितना आ जाएगा? k = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब k की वैल्यू से आप MPC की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। k = 1/1 - MPC और 1/MPS। आप दोनों फॉर्मूले से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ MPS। तो 1/MPS में आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ k। मेरा आंसर कितना है? 0.25। अब मेरी MPS निकल गई 0.25। MPS से मैं MPC निकाल लूँगी। कैसे? MPC = 1 - MPS। Now pay attention students here. If you are solving this sum with the MPS, then you have to do this step at last. अगर आप MPC से निकाल रहे हो तो आपने ये नहीं निकालनी, क्योंकि आपकी MPC की वैल्यू तो वहाँ निकल ही गई है। मैंने MPS से निकाला है, तभी मैंने बाद में MPC निकाला। तो MPC का फॉर्मूला कहता है 1 = MPC = 1 - MPS। MPC = 1 - MPS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें तुम्हें इन्वेस्टमेंट निकालनी है, डेल्टा आई निकालना है। डेल्टा वाई की वैल्यू दी है 600, MPC की वैल्यू दी है 0.75। तो डेल्टा वाई कितना दिया? 600। MPC की वैल्यू कितनी दी है? 0.75। आप MPC की वैल्यू से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। k = 1/1 - MPC। तो k की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 4। नाउ k = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब आपको k की वैल्यू पता है, डेल्टा वाई की वैल्यू पता है, आप डेल्टा आई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लोगे। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 150। नाउ k, आपने MPC की वैल्यू से आपने डेल्टा आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कैसे? k की वैल्यू फाइंड आउट करने से। Now Y stand for national income, C dash stand for autonomous consumption, P stand for MPC, I stand for investment. Now look at this numerical. Now national income दी हुई है आपको, MPC दी हुई है आपको, I दी हुई है। How you are going to start? आपने लिखना क्या? Y = C + I. Y means national income, C stand for consumption, I stand for investment. Now expand this formula. Y वैसा ही रहेगा। C का फॉर्मूला क्या होता है? C dash plus BY plus I. C dash stand for autonomous, B stand for MPC। B की वैल्यू आपने हमेशा MPC की वैल्यू ही लेनी है, ये आपने ध्यान रखना है बच्चा यहाँ पे। Y stand for national income, I stand for investment. Now putting the values in this formula, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डेल्टा C की। आप डेल्टा द वैल्यू पुट करोगे तो आपकी डेल्टा C की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई? डेल्टा C की वैल्यू 100। ना सपोज अगर आपको MPS की वैल्यू दी हुई है, आपको MPC की वैल्यू निकालनी है। आपको MPC की वैल्यू क्यों निकालनी? क्योंकि B तो आपने MPC लेना है, तो आप MPC से MPS की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? 1 - MPS, दैट इज 0.8। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोनमस कंजम्पशन दी हुई है आपको, अब MPS दी हुई है। आप MPS से MPC निकाल लोगे यहीं पे। तो नेक्स्ट क्या आपके पास? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपने कभी भी फॉर्मूले में MPS की वैल्यू नहीं लेनी, MPC की वैल्यू लेनी है। और कहाँ पे लेनी है? B की जगह पे। नाउ राइट डाउन नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। नाउ Y = C + I. नाउ एक्सपैंड द फॉर्मूला। Y = C dash plus BY plus I. नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? नेशनल इनकम की। अब नेशनल इनकम की वैल्यू आपने दो जगह पे पुट करते हो, आप यहाँ पे और यहाँ पे। आप इन दोनों जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है, आप दोनों जगह पे आपने नेशनल इनकम की वैल्यू पुट करनी है। अब Y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी?
जब आप इस फॉर्मूले में इक्वेशन में आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1350. So and students, our chapter is going to be finished. Now we in this video we have covered these topic, that is measures to correct the deficient and excessive demand. हम दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं इकोनॉमी में, थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. बेटा फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? गवर्नमेंट करता है. मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? बैंक करती है. ना डेफिशिएंट ऑफ डिमांड क्या होती है पता ही आपको. डिमांड क्या होती है? कम होती है. सप्लाई क्या होती है? ज़्यादा. प्रोड्यूसर का सामान पड़ा रह गया है. एक्सेसिव डिमांड में डिमांड क्या है? ज़्यादा. प्रोड्यूसर का सारा सामान सेल आउट हो चुका हुआ है. डेफिशिएंट ऑफ डिमांड बेटा आप देखो कोविड-19 के करके इकॉनमी में डेफिशिएंट ऑफ डिमांड है. डेफिशिएंट ऑफ डिमांड मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं है. तो गवर्नमेंट और बैंक दोनों मिलके इकॉनमी में पैसा रिलीज कर रही है ताकि क्या हो, डिमांड क्रिएट हो और हम डेफिशिएंट ऑफ डिमांड को सही कर सके. इकॉनमी में इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों में से या तो डेफिशिएंट ऑफ डिमांड आती है या तो इकॉनमी में क्या आती है? एक्सेस ऑफ डिमांड. ये दोनों प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से सही करती है. डेफिशिएंट ऑफ डिमांड और एक्सेस ऑफ डिमांड, ताकि इकॉनमी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी इकॉनमी सही तरह चलती रहे. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव डन, दैट इज फॉर्मूलाज ऑफ एडी चैप्टर. These are the formulas. K is equal to delta y upon delta I, 1/1 minus MPC, 1/MPS. AD का किया आपने, इनकम का किया, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट का किया. AD is equal to S is equal to I, C का फॉर्मूला किया और S का फॉर्मूला किया. Okay, these all are the formulas of the AD chapter. So students, I am going to send you some numericals from your book TR Jain that you are going to solve it, and these numericals are very important. In the board it will come in the 4 marks or 3 marks. So please do the practice of these chapter. So student, we have completed our topic AD. The chapter you have done till that is chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9. ये तीनों चैप्टर की वेटेज बोर्ड में 12 मार्क्स की है और ये तीनों चैप्टर बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है और 4 नंबर का न्यूमेरिकल या 3 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में आता ही आता है. सो स्टूडेंट, प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल एंड लर्न दीज chapter. Which chapter? Chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9. So these chapters are very important. In the next video we are going to start our new chapter, that is money.